मेरा नाम कसक है। शादी वाले दिन मुझे अपने पति से मिलने की बहुत बेकरारी थी। मेरे मन में शरारत सूझी और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार सारी रस्मों के होने से पहले ही उनसे जाकर मिल आऊं। यही सोचती हुई मैं सबकी नज़रों से बचकर अपने पति के कमरे में पहुंची तो अंदर का नज़ारा देखकर मैं तो दंग रह गई थी, क्योंकि मेरे पति ने उस वक्त जो शेरवानी पहन रखी थी वो उन्होंने उतार दी थी और उन्होंने कुछ भी नहीं डाल रखा था और वो बुरी तरह से हाँफ रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो वो बहुत घबरा गए और उन्होंने अपने आप को पास पड़ी हुई एक चादर से पूरी तरह से लपेट लिया। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ भी कह पाती तभी अचानक मेरी माँ ने मुझे आवाज़ लगा दी, जिससे मैं घबराकर उनके पास पहुँच गई। मुझे लगा कि कहीं किसी को पता चल गया कि मैं अपने पति से शादी से पहले ही मिलने पहुँच गई थी तो बिना बात के बवाल हो जाएगा। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भला मेरे पति ऐसी हालत में उस कमरे में क्या कर रहे थे। मैंने देखा था कि वहाँ कमरे की खिड़की भी खुली हुई थी, तो क्या वो वहाँ पर किसी के साथ में थे? इधर मेरी शादी की रस्में हो रही थीं, जिनमें मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। मेरा दिमाग सोच विचार में लगातार गुम था। फिर मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। मैंने सोचा कि मौका पाते ही मैं अपने पति से इस बारे में बात करूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी तो और भी अजीब चीज़ें होना बाकी थीं। पहली रात मेरे पति ने मुझे ससुराल के किचन की फ्रिज में रखा हुआ बर्फ मंगवाया। मैं अपने पति की इस हरकत को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी कि वो आखिर ये सब क्या कर रहे हैं। उन्होंने मेरे सामने शर्त रख दी थी कि जब तक ये सारी बर्फ़ पिघल नहीं जाती तुम कमरे में नहीं आ सकती हो। मेरे पति ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और बर्फ़ पिघलने के बाद मैं जब तक कमरे में गई तब तक तो रात बीत चुकी थी। लेकिन अपने पति की हालत देख मैं हैरान थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए से लग रहे थे, जैसे कि उन्होंने बहुत मेहनत का काम किया है। अब तो वो हर रोज़ रात को मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल देते। मैं कुछ दिन तो ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब मुझे किसी भी तरह से अपने पति की सच्चाई का पता लगाना था। इसलिए मैंने उनके कमरे में पहले से ही कैमरा लगा दिया और जब मैंने उस कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मेरे पति तो मुझसे छुपकर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी शादी अमर नाम के लड़के से हुई थी। अमर अपने ही फैमिली बिजनेस में जॉब करते थे। मेरे पेरेंट्स को ये रिश्ता बहुत पसंद आया था और अमर की पूरी फैमिली को भी मैं बहुत पसंद थी। इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मेरा रिश्ता अमर के साथ तय कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी हो गई। शादी वाले दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चुपके से जाकर अपने पति से मिलकर आऊं और उन्हें दिखाकर आऊं कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूं। यही सोचकर जब मैं उनके कमरे में गई तो वहां मैंने उन्हें जिस हाल में देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। लेकिन मैं उस दिन उनसे कोई भी सवाल ना कर सकी और फिर विदा होकर अपने ससुराल आ गई। खैर, मैंने जैसे तैसे खुद को समझा लिया कि मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा कुछ भी नहीं है और मुझे अपनी शादी की शुरुआत के बारे में सोचना चाहिए। शादी की पहली रात मैं अपने पति से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। पहली रात को जब मेरे पति कमरे में आए तो उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और मेरे सामने एक सोने की चेन रख दी और कहने लगे कि ये चेन तुम्हारी खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं है कसक। मैंने अपने पति का ये गिफ्ट खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने उनसे कहा कि इसकी क्या ज़रूरत थी, तो वो कहने लगे कि अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैंने अपनी झुकी हुई पलकें उठाकर फौरन ही अपने पति की तरफ देखा। मेरे पति कहने लगे कि तुम मुझे कोई गिफ्ट नहीं देना चाहती। तो मैंने उनसे कहा कि बताइए आपको क्या चाहिए, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही गिफ्ट आपको लाकर दे दूंगी। मेरे पति ने कहा कि क्या सच में तुम वही करोगी जैसा मैं कहूँगा। उनकी इस तरह की बातें सुनकर मुझे फिर से उन पर शक जैसा होने लगा, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि मैं बिना वजह क्यों ये सब सोच रही हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पति मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं। मैंने फिर कहा कि हाँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मुझे अपने पति की हरकतें अब अजीब सी लग रही थीं। मैं तो बहुत अच्छे मूड में थी और अपनी शादी की पहली रात को किसी भी तरह से मैं खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैं उनकी हाँ में हाँ मिला रही थी।
जब मेरे पति कमरे में आए थे तो वो शेरो शायरी कर रहे थे, लेकिन अचानक ही कुछ देर के बाद वो इस तरह के सवाल करके मुझे कंफ्यूज करने लगे। वो बार बार मेरी खूबसूरती की तारीफ किए जा रहे थे और फिर इस बात को दोहरा रहे थे कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन बार बार ये भी पूछ रहे थे कि क्या तुम मेरे लिए वो कर सकती हो जो भी मैं तुमसे कहूँ। वो मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे थे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने पति से कहा कि आप मुझे बताइए तो सही कि आखिर मुझे करना क्या है। मेरी इस बात पर अमर हंसने लगे और बोले कि हमारे घर में 3-3 फ्रिज हैं। मुझे घर में जितने भी फ्रिज हैं सभी के फ्रीजर से निकाल कर सारी की सारी बर्फ लाकर दे दो। अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं हंसने लगी और बोली कि बस आपको बर्फ चाहिए? मुझे तो लगा था कि आप मुझसे कोई ऐसी चीज़ मांगने वाले हो जो शायद मैं आपको दे ही नहीं सकती। बस इतना सा काम है। अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पति इस टाइम पर मजाक भी कर सकते थे। आखिर इतनी रात को उन्हें बर्फ की क्या ज़रूरत थी? और फिर मौसम भी तो नॉर्मल ही था, ना ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना ज़्यादा सर्दी हो रही थी। इसलिए पहले तो मुझे यही लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, मगर वो जब अपनी ज़िद पर अड़ गए तब फिर मैं समझ गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शादी की पहली रात को मुझे आजमा रहे हैं कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। मुझे मेरी भाभी ने समझाया भी था कि कभी कभी पति अपनी पत्नियों को आजमाने के लिए उनके आगे ऐसे इम्तिहान रख देते हैं जिससे पत्नियां आसानी से नहीं कर सकती। लेकिन मेरे पति ने मुझे जो इम्तिहान दिया था वो तो बहुत ही आसान था। मैं अपने पति की नज़रों से गिरना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कहा कि इतनी रात को अगर मुझे किसी ने किचन में टहलते हुए देख लिया तो फिर कोई क्या सोचेगा। अमर कहने लगे, कोई बात नहीं, तुम कोई भी बहाना बना देना। लेकिन अमर ने कहा कि घर में 3-3 फ्रिज हैं और मुझे तीनों ही फ्रिज से बर्फ़ निकाल कर तुम्हें देनी होगी। शर्त यही है, एक फ्रिज तो मेरे कमरे में ही मौजूद था, दूसरा फ्रिज जेठानी के कमरे में था और तीसरा फ्रिज किचन में था। मैं किचन की फ्रिज से भी बर्फ़ निकाल कर ला सकती थी और अपने कमरे की फ्रिज से भी बर्फ़ निकाल कर अपने पति को दे सकती थी। लेकिन मेरी जेठानी के कमरे में जो फ्रिज था उसका बर्फ़ निकालना आसान नहीं था। मैं उनसे बर्फ़ मांगती तो फिर वो मुझसे सवाल करती कि तुम्हें आखिर इतनी रात को बर्फ़ की क्या ज़रूरत है। मेरे पति कहने लगे, अब अभी तुमने ही तो कहा कि जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मैंने तो तुम्हें एक मामूली सा काम दिया है, तुम अगर ये भी नहीं कर सकती हो तो फिर रहने दो। मैंने अपने पति से कहा कि नहीं नहीं, मैं ये काम कर दूंगी। मेरी जेठानी का कमरा कौन सा था ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे पति ने मुझे बता दिया कि नीचे दाईं तरफ जाकर उनकी भाभी का कमरा है। मैं उस वक्त दुल्हन के रूप में सजी धजी थी और उसी हालत में अपने घर में आधी रात के टाइम मैं बर्फ़ ढूंढने के लिए टहल रही थी। पहले मैंने किचन की फ्रिज से बर्फ़ निकाला और फिर उसके बाद मैं अपनी जेठानी के कमरे का दरवाज़ा बजाने लगी। दरवाज़ा बजाते हुए मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन कोई दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। लेकिन मैं भी क्या करती, बिना बर्फ़ लिए तो मैं यहाँ से नहीं जा सकती थी। तकरीबन 20 मिनट के बाद दरवाज़ा मेरी जेठानी ने खोला और वो अपनी आंखें मलती हुई कमरे से बाहर आईं। लेकिन उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खोलते ही मुझे सामने देखा तो उनके होश उड़ गए। वो मुझे देखकर हैरानी से कहने लगी, कसक तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, भाभी मुझे बर्फ़ चाहिए। वो तुरंत ही और ज़्यादा हैरत में आंखें फाड़कर बोली, इस टाइम पर तुम्हें बर्फ़ की क्या ज़रूरत पड़ गई है? मैंने कहा, वो मैं आपको सुबह बताऊंगी, प्लीज़ आप मुझे जल्दी से बर्फ़ दे दीजिए। सॉरी, आपको मैंने तंग किया। उन्होंने अच्छा कहा। फिर वो जाकर अपनी फ्रिज से बर्फ़ ले आईं और मुझे दे दी। फिर मैंने उन्हें कहा, अब आप सो जाइए, बाकी की बात हम सुबह करेंगे। मेरी जेठानी मुझे बड़ी हैरानी भरी नज़रों से देखती हुई कमरे के अंदर गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने सारी बर्फ़ को इकट्ठा करके अपने पति को दे दिया था, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि मेरे पति मेरी इस हरकत से इम्प्रेस हो जाएंगे। मैं जब बर्फ़ लेकर अपने पति के पास गई तो उनकी आंखों में खुशी की चमक थी। वो कहने लगे, इस बर्फ़ को इधर टेबल पर रख दो। मैंने सारी बर्फ़ टेबल पर रख दी तो मेरे पति बच्चों की तरह खुश हो गए। वो मेरे करीब आकर कहने लगे, कसक तुम बहुत अच्छी हो, अब तुम बस मेरी एक आखिरी बात और मान लो। मैं अपने पति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई थी। मैं कहने लगी, जी मैं तो आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। वो कहने लगे, नहीं
अगर पहली रात ही तुमसे हर बात मनवाने लगा तो तुम सोचोगी तुम्हारा पति तुम पर हुक्म चला रहा है। मेरी तुमसे सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है कि तुम अब कमरे से बाहर चली जाओ और तब तक कमरे में वापस नहीं आना जब तक ये बर्फ़ पिघल कर ख़त्म नहीं हो जाती। जब बर्फ़ पिघल कर ख़त्म हो जाएगी तो मैं तुम्हें खुद ही बुला लूँगा। अमर की बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई और उससे कहीं ज़्यादा तो मुझे दुख हुआ था, मगर मैं जानती थी कि वो मुझे आजमा रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कमरे से बाहर निकल आई। मैंने देखा कि कमरे के बाहर एक कुर्सी रखी थी। मैं उस पर जाकर बैठ गई। मुझे बस इस बात का डर लग रहा था कि कहीं कोई मुझे बाहर देख ना ले, क्योंकि अगर कोई मुझे देख लेता तो फिर हजार तरह के सवाल करता और मैं उन्हें क्या जवाब देती। मैंने अपने पेरेंट्स के मुंह से अपने पति की बहुत तारीफ सुनी थी, क्योंकि मेरे माँ बाप को अमर बहुत पसंद आए थे। लेकिन आज जो कुछ भी अमर कर रहे थे वो मुझे हैरत में डाल रहा था। मेरे ससुराल में मेरे जेठ जेठानी, सास ससुर मौजूद थे और साथ ही एक नंद और देवर भी था। मेरी ससुराल बहुत अच्छी थी। बाकी तो मुझे इन लोगों के साथ रहकर ये पता चलने वाला था कि कौन कैसा है। मैं कुर्सी पर बैठे बैठे थक गई थी और ये हिसाब लगाने की कोशिश कर रही थी कि इतनी सारी बर्फ़ एसी वाले कमरे में कब तक पिघलेगी। मैं सारे दिन की थकी हुई थी, मुझे भी आराम की ज़रूरत थी, मगर मैं अमर की बात मानकर बाहर बैठी थी, जिस वजह से मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। अब काफ़ी देर हो गई थी और मुझे गुस्सा भी आने लगा था। जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो 4 बज गए थे। कभी मैं इधर उधर टहल रही थी तो कभी चेयर पर बैठकर अपना टाइम पास कर रही थी। मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन इस कंडीशन में तो मैं ठीक से सो भी नहीं सकती थी। फिर धीरे धीरे 5 बज गए जब मेरा पति कमरे से बाहर निकला और बोला, कसक अब तुम कमरे में आ सकती हो। सारी बर्फ़ पिघल गई। तब तक तो मेरी कमर बुरी तरह से अकड़ गई थी और दर्द करने लगी थी। मैं तुरंत ही जल्दी से उठी और कमरे में चली गई। मैंने अमर की तरफ ठीक से देखा भी नहीं और बाथरूम में जाकर सबसे पहले दुल्हन वाले कपड़ों को उतार दिया और दूसरे कपड़े पहनकर आ गई। सामने अमर खड़े थे, वो भी अपने कपड़े बदल चुके थे। मुझे कमरे में कहीं भी बर्फ़ दिखाई नहीं दे रही थी। न जाने मेरे पति ने बर्फ़ के साथ क्या किया। मैं अपने पति से कुछ कहे बिना ही बेड पर बैठने लगी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक लिया और मेरे करीब आकर खड़े हो गए। बोले, कसक तुमने मेरी बात मानकर मुझे अपना गुलाम बना लिया है। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तुम बहुत अच्छी पत्नी साबित हुई हो। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि तुम हमेशा ऐसी ही रहो। मैं अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई थी। मैंने कहा, अमर अब आप भी आराम कर लो, क्योंकि मैं भी बाहर बैठे बैठे बहुत थक गई हूँ और आप भी मुझे काफ़ी थके हुए लग रहे हो। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है। अब दिन निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं सोने जा रही हूँ। उन्होंने भी सिर हिला दिया और फिर मैं सोने के लिए लेट गई। सुबह मेरे उठने से पहले ही अमर उठ चुके थे। मैंने इधर उधर देखा तो वो कमरे में मौजूद नहीं थे। मैं समझ गई कि वो कमरे से बाहर निकल गए होंगे। मैं उठी और फ्रेश होकर बाहर आ गई। जब मैं नीचे उतरकर अपनी सास की तरफ गई तो मैंने नोटिस किया कि मेरी जेठानी मुझे घूर घूर कर देख रही थी। शायद उन्हें रात वाली बात याद आ गई होगी कि इतनी रात को मैं उनके कमरे में बर्फ़ लेने क्यों गई थी। उसके बाद मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम्हें मीठे में कुछ बनाना है। मैं किचन में खीर बनाने के लिए चली गई। जैसे ही मैं बाहर आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे पति बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे। मुझे याद आ रहा था कि मेरी मम्मी ठीक कह रही थी कि मैंने अपना दामाद तुम्हारे लिए बिल्कुल हीरो जैसा चुना है। हम सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी मेरा देवर मेरे पति का मजाक बनाने लगा। उसने अमर से कहा, भैया आप कितनी ढीली ढाली शर्ट पहने हो। मैंने भी फिर नोटिस किया कि अपने छोटे भाई के मजाक पर मेरे पति काफ़ी शर्मिंदा हो रहे थे, जबकि मेरी सास ने अपने बेटे को चुप करवा दिया और बोली कि खामोशी से नाश्ता करो, ऐसे किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। जिस पर मेरा देवर खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी नंद भी नाश्ते के टेबल पर आकर बैठ गई तो उसने भी अमर का खूब मजाक बनाया और बोली, भैया आपने ये इतनी ढीली शर्ट क्यों पहनी हुई है? क्या आपके पास कपड़े नहीं हैं? ये बात तो मैं भी नोटिस कर रही थी कि मेरे पति ने आज बहुत ज़्यादा ढीली टी शर्ट पहनी हुई थी, जबकि मौसम तो बिल्कुल ठीक ठाक था। फिर उन्हें इतनी ढीली टी शर्ट पहनने की ज़रूरत क्या थी? मेरी नंद और देवर मेरे पति का खूब मजाक बना रहे थे।
मुझे भी अपने पति की इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था कि उन्हें तो ये भी खूब दिख रहा है कि जो शर्ट उन्होंने पहनी है वो उन्हें कितनी बड़ी आ रही है और कितनी ढीली हो रही है, इसलिए उन्हें ये पहननी ही नहीं चाहिए थी। मैं अपने पति के पास गई तो वो मुझे देखकर खुश हो गए और कहने लगे, कसक चलो हम दोनों बाहर कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मैंने उनसे कहा कि आपने ये किस तरह की शर्ट पहनी हुई है? आप अगर इन कपड़ों में बाहर जाओगे तो बाहर के लोग भी आपका मजाक बनाएंगे। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मुझे बाहर ले जाना चाहते हो तो आपको अपने कपड़े चेंज करने होंगे। अमर मेरी बात सुनकर परेशान हो गए, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि घर वालों के साथ साथ बाहर वाले भी मेरे पति का मजाक बनाएं। वो कहने लगे कि ये भी तो कितनी अच्छी शर्ट है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो मेरे कपड़ों के बारे में? मैंने अपने पति से कहा, प्लीज़ अमर, ये कपड़े मेरे कहने से चेंज कर लो और मेरी पसंद के कपड़े पहन लो। मैंने खुशी खुशी अलमारी खोली और उन्हें अपनी पसंद की ब्लैक कलर की शर्ट निकाल कर दी और कहा कि आप ये पहन लो, ये आप पर बहुत अच्छी लगेगी। पता नहीं क्यों मेरे पति का चेहरा उदास हो गया था। थोड़ी देर के बाद मेरे हाथ से शर्ट लेकर वो बाथरूम में चेंज करने के लिए चले गए। उन्होंने मेरे कहने पर मेरी ही पसंद वाली शर्ट को पहन लिया था। इस शर्ट को पहनकर वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे थे। मेरी तो उन पर से नज़र हट ही नहीं रही थी, लेकिन उनके चेहरे से परेशानी नज़र आ रही थी। मेरे पति बार बार आते और बार बार कमरे के अंदर चले जाते। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी का इंतज़ार है। फिलहाल मैंने ये सब इग्नोर कर दिया था। फिर वो किचन में जाकर फ्रिज के पास खड़े हो गए और फ्रिज से बर्फ़ निकालने लगे। मैं उनके करीब गई, उन्हें देखकर हंसने लगी कि वो मुझे चिढ़ाने के लिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। मेरे पति मुझे बाहर लॉन्ग ड्राइव पर ले गए। बाहर मैंने देखा कि मेरे पति मुझे कुछ परेशान नज़र आ रहे थे। वो बार बार कभी इधर उधर देखते तो कभी अपने कपड़ों को छूकर देख रहे थे। मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो इस बात से घबरा रहे हों कि कोई उन्हें यहाँ देख ना ले। मेरे पति कहने लगे, अब हमें यहाँ बहुत टाइम हो गया है, क्या अब हम घर चल सकते हैं? मैंने कहा कि अभी तो हम लोग यहाँ आए हैं, आप यहाँ आने के लिए तो बहुत खुश थे, लेकिन अब आपको इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? वो कहने लगे कि मुझे ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम घर पर करना है, बस इसीलिए कह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर हम दोनों बाहर आ गए। अपने पति के साथ पहली लॉन्ग ड्राइव मुझे बहुत पसंद आई थी। हम जब घर आए तो अभी भी मेरे पति बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे। मैंने उनसे उनकी परेशानी के बारे में पूछा तो कहने लगे, बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आप डॉक्टर से दवा ले आओ। इस पर अमर बोले, मुझे दवाई की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा फिर आखिर किस चीज़ की ज़रूरत है? वो कहने लगे कि तुम फिर से जाकर मेरे लिए बर्फ़ ले आओ। अमर के मुंह से ये बात सुनकर मैं उनकी शक्ल देखती ही रह गई थी। मैं सोच में पड़ गई कि भला तबीयत खराब होने में बर्फ़ की क्या ज़रूरत होती है। और फिर मजबूर होकर मैं बर्फ़ लेने के लिए कमरे से निकल ही रही थी कि तभी अमर ने मुझे आवाज़ लगाई और बोले कि इस टाइम सब लोग तुम्हें बर्फ़ लाते हुए देख लेंगे, इसीलिए किसी को कुछ बताना नहीं। अगर कोई पूछे कि बर्फ़ की क्या ज़रूरत है तो कोई बहाना बना देना, लेकिन बर्फ़ भी ले आना। अमर की ये बात मुझे बड़ी अजीब लग रही थी। मैं किचन में बर्फ़ निकालने गई तो मेरी सास किचन में ही खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे देखा कि मैं बर्फ़ निकाल रही हूँ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इतनी ढेर सारी बर्फ़ का करोगी क्या? मैंने अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह बंद करके मैं फ़ौरन ही किचन से बाहर निकल आई। मेरी सास को मेरी ये हरकत अजीब लगी थी क्योंकि उनकी बात का मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने पति को बर्फ़ लाकर दे दी। वो कहने लगे, अब तुम कमरे से बाहर चली जाओ। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं कर क्या सकती थी। मैं बाहर निकल आई। तब तक रात के 11 बज चुके थे, इसीलिए कमरे के बाहर कोई भी नहीं था। इस घर में सब लोग 11 बजे तक अपने अपने कमरों में चले जाते थे, लेकिन मुझे टेंशन भी हो रही थी कि अगर मुझे किसी ने बाहर देख लिया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी। मैं कल की तरह ही चेयर पर बैठ गई थी क्योंकि मुझे पता था कि आज भी अमर मुझे खुद कमरे के अंदर आने के लिए कहेंगे, तभी मुझे कमरे में जाने को मिलेगा। और फिर पिछली रात की तरह ही अमर ने मुझे तकरीबन 5 बजे के आसपास जाकर बुलाया। वो कहने लगे, अब तुम कमरे में आ सकती हो कसक। इस बार मैंने अपने पति पर एक गहरी नज़र डाली तो मैंने देखा कि वो आज भी बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे थे,
लेकिन इधर मैं भी सोने के लिए परेशान थी, इसीलिए आकर तुरंत ही अपने बेड पर लेट गई। मैं कल भी अपने पति के साथ कोई वक्त नहीं बिता पाई थी और आज भी नहीं बिता पाई थी, इसलिए मैंने अमर से कहा कि आप भी लेट जाइए। लेकिन ये क्या था, मेरे पति ने फौरन ही अपना तकिया उठाया और सोफे पर जाकर लेट गए। मैंने अमर से कहा कि आप सोफे पर जाकर क्यों लेट गए हो? तो वो कहने लगे कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकल लड़का हूँ, अरेंज मैरिज पर यकीन तो रखता हूँ, मगर एक दूसरे को समझे बिना मैं किसी भी रिश्ते को शुरू करना पसंद नहीं करता। इसीलिए कुछ रातों तक मैं सोफे पर ही सोया करूँगा, जब तक कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पहचान नहीं लेंगे। मैंने अपने पति की इस बात पर हाँ में हाँ मिला दी थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं उनसे क्या कहूँ। लेकिन मैं मन ही मन सोच रही थी कि मेरे पति मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं, वो तो साफ साफ मुझसे बच रहे हैं। इसलिए कुछ देर सोचने के बाद मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा, क्योंकि मुझे अब फिर से शादी वाली रात का वो नज़ारा बार बार याद आ रहा था। इसलिए मैंने अमर से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर वालों ने आपकी शादी मेरे साथ ज़बरदस्ती करवाई है। मुझे लगा कि वो ये कहने वाले हैं कि नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। मगर अमर ने तो कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वो कहने लगे कि हाँ कसक, तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता था। मेरे पति के मुंह से ये बात सुनकर मेरा तो दिल ही टूट कर रह गया था। मैं मुंह लटका कर चुपचाप बेड पर लेट गई। मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे और यही सब सोच सोच कर मैं सो ही नहीं पाई। मेरा दिमाग शुरू से लेकर अब तक की सारी बातों को सोचकर दर्द करने लगा था। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं अमर की ज़िंदगी में एक अनचाही इंसान हूँ। मुझे ज़बरदस्ती उनके ऊपर थोप दिया गया है। अगले दिन मैंने देखा कि घर के सारे लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। इस घर में हर कोई अपने आप से मतलब रखता था। मेरे पति भी अब ऑफिस जाने लगे थे, क्योंकि उन्होंने जो शादी के लिए छुट्टियां ली थीं वो भी अब पूरी हो गई थीं, इसलिए उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। मैं भी अब घर के कामों में हाथ बटाने लगी थी, लेकिन मेरा अब किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा था। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं अपने मायके जाना चाहती हूँ। मेरी सास ने मुझे जाने की परमिशन दे दी थी। मैंने अमर से भी कॉल करके मायके जाने की परमिशन लेनी चाहिए, तो उन्होंने कॉल अटेंड ही नहीं की। फिर मैंने उनके केबिन वाले नंबर पर कॉल की। वहाँ पर कॉल मेरे पति की सेक्रेटरी ने उठाई। मैंने उनसे अपने पति से बात कराने के लिए कहा, तो उन्होंने बताया कि आज तो सर ऑफिस आए ही नहीं। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे पति सुबह ऑफिस जाने के लिए तो घर से निकले थे। मैंने अपने पति का नंबर बार बार ट्राई किया, लेकिन उनका फ़ोन लग नहीं रहा था। मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मैंने तुरंत ही जाकर अपनी सास को ये बात बताई, तो वो भी परेशान हो गई। उन्होंने मेरे ससुर को कॉल की, तो उन्होंने ये बताया कि अमर आज ऑफिस गए ही नहीं। हम सब लोग इस खबर से बहुत परेशान हो गए थे। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था और बार बार यही ख्याल आ रहा था कि मेरे पति मुझे छोड़कर तो नहीं चले गए। मैंने अपने पति के सारे फ्रेंड्स को कॉल कर ली थी, मगर उनको भी मेरे पति के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं उन्हें कहाँ ढूंढती। मैं चुपचाप अपनी सास के पास ही बैठ गई थी। मेरी सास भी बार बार मेरे पति के नंबर को ट्राई कर रही थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और इधर उधर टहलने की कोशिश करने लगी, लेकिन बार बार मेरा ध्यान अपने पति की तरफ ही जा रहा था। तभी अचानक मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो पीछे मेरे पति खड़े हुए थे। मेरे पति बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब तरह का डर साफ नजर आ रहा था। मैं जल्दी से अमर के गले लग गई और खूब रोने लगी। मैंने उनसे कहा, आप कहाँ चले गए थे अमर? अमर ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाई और कहने लगे, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो? मैं ऑफिस ही तो गया था। मेरे पति के बारे में जब मेरी सास को पता चला कि वो आ गए हैं, तो वो भी हमारे कमरे में आ गई थी। उन्होंने अमर से वही सवाल किया जो कि मैं उनसे कर चुकी थी। उन्होंने कहा, बेटा तुम कहाँ चले गए? तुम्हें पता है बहू कितनी परेशान हो रही थी और तुम ऑफिस भी नहीं गए। मेरे पति ने तुरंत अपना मोबाइल उठाया और अपने पापा को कॉल लगाई और कॉल को स्पीकर पर कर दिया। कॉल मेरे ससुर ने रिसीव की थी। मेरे पति ने कहा, पापा जी बताइए, आज मैं ऑफिस आया था या नहीं? मेरे ससुर कहने लगे, हाँ ऑफिस तो आया था, लेकिन थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया था। मेरे पति ने कहा कि मैं ऑफिस गया था, लेकिन थोड़ी देर में ऑफिस से बाहर कुछ खाने के लिए चला गया था
और मेरे मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। मेरी सास और मुझे ये सब सुनकर तसल्ली हो गई थी, लेकिन मुझे हैरानी भी थी कि मेरे ससुर ने 1 घंटे पहले तो मेरी सास को ये बताया था कि आज अमर ऑफिस आया ही नहीं है, और मुझे सेक्रेटरी ने भी यही बताया था। तो फिर अब वो ऐसा क्यों कह रहे थे? फिलहाल अब मेरे पति घर आ गए थे और मैं उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। मैंने इस टाइम इन सारी बातों को भुला देना ही ठीक समझा था। मैंने अपने पति से कहा कि आप ऑफिस जाया करो तो मुझे बार बार कॉल करते रहा करो ताकि मुझे आपकी खबर मिल जाए। वो सिर हिलाकर आगे बढ़ गए। मेरी सास भी मुस्कुराकर कमरे से बाहर निकल गई थी। मेरे पति के हाथ में एक छोटी सी थैली थी। ना जाने उसमें ऐसा क्या था। अमर ने उस थैली को अपनी अलमारी में रख दिया और फिर उसे लॉक भी कर दिया। मैं अपने पति की हरकतों से अब बड़ी परेशान और हैरान हो रही थी। मैं अपने पति के लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। किचन में मेरी जेठानी और सास भी मौजूद थीं। मैंने अपनी सास से कहा कि माँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि अमर हमसे झूठ बोल रहे हैं और इन दिनों मुझे उनकी हरकतें भी कुछ अजीब लगने लगी हैं। क्या उनका किसी के साथ चक्कर चल रहा है? मेरी सास मेरी इस बात को सुनकर घबरा गई और कहने लगी, अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो तुम्हें ही पसंद करता है। मेरा बेटा बहुत शरीफ है। मैं अपनी सास की बात सुनकर खामोश हो गई। लेकिन मैंने अपनी सास से ये तो नहीं कह सकती थी कि आपका बेटा हर रात मुझे कमरे से बाहर निकाल देता है और अलग सोफे पर भी सोता है। मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी कि अपने पति की शिकायत उनकी माँ से करूं। मैंने अपनी सास की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। फिर चाय बनाने के बाद मैं कमरे में लेकर आ गई थी। मैं अभी दरवाजे तक ही पहुंची थी कि तभी मुझे मेरे पति के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वो किसी से कह रहे थे कि तुम्हें भगवान का वास्ता है, मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ भी मत बताना। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। मैं तुमसे कल फिर से मिलने के लिए आऊँगा, फिर हम दोनों मिलकर बातचीत करेंगे। अमर की ये बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे। आखिर उनका ऐसा कौन सा सीक्रेट था जो वो मुझसे छुपाना चाह रहे थे? और फिर अमर किससे कॉल पर बात कर रहे थे और वो उससे मिलने के लिए क्यों जा रहे थे? इस सब से तो अब मुझे यही लग रहा था कि मेरे पति की जिंदगी में सच में कोई और है। तभी तो वो मेरे साथ इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। मेरे दिमाग में अब तरह तरह के सवाल आ रहे थे। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अंदर गई तो अमर अचानक ही मोबाइल बंद करके घबराकर खड़े हो गए। मैंने देखा कि उनके चेहरे पर पसीना था और वो डरे हुए लग रहे थे, लेकिन बाहर से वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अमर को चाय दी तो उन्होंने चाय पीने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगे, मेरा चाय पीने का मूड नहीं है। मैंने इसीलिए चाय को साइड पर रख दिया और खुद अमर के करीब बैठ गई। उनसे कहा, अमर, आपको नहीं लगता कि हमारी शादी को 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया है और अब हमें हनीमून पर जाना चाहिए? तो मेरे पति जल्दी से कहने लगे कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पहले हमें एक दूसरे को समझ लेना चाहिए। मैंने कहा, अमर, अब हम आखिर कब तक एक दूसरे को समझेंगे? सुबह से लेकर शाम के टाइम तक तो आप ऑफिस में रहते हो और उस टाइम पर मैं नीचे सब लोगों के साथ होती हूँ। फिर रात के टाइम पर जब हम अपने कमरे में आते हैं तो सारी रात के लिए तो आप मुझे कमरे से बाहर निकाल देते हो। मुझे तो लगने लगा है कि मैंने आपसे शादी नहीं की है, बल्कि कोई जुर्म कर दिया है जिसकी मुझे सज़ा मिल रही है। मेरे पति खामोश हो गए थे और अपना सर झुकाकर कमरे से बाहर चले गए। मैंने अमर की जो बातें सुनी थीं वो मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थीं। रात के 2 बज गए थे लेकिन अमर घर नहीं आए। मैं उनका इंतज़ार करते हुए बेड पर लेटकर सो गई, लेकिन सुबह 6 बजे जब मेरी आँख खुली तो मैं हैरान रह गई। अमर सोफे पर लेटे हुए बुरी तरह से रो रहे थे। मैं तभी उठी और अमर के करीब गई। उनसे कहा, आपको क्या हो गया है? वो मुझे जागता हुआ देखकर घबराकर कहने लगे, प्लीज़ मुझे बर्फ़ ला दो। मैंने अपने पति से कहा, लेकिन इस टाइम आपको बर्फ़ का क्या काम है? अमर बोले, बस मुझे कुछ नहीं बताना, मुझसे कोई सवाल मत पूछो, मुझे सिर्फ बर्फ़ ला दो। मैं उठी और अपनी फ्रिज के फ्रीजर से बर्फ़ निकालने लगी तो ये देखकर हैरान रह गई कि फ्रीजर में बर्फ़ थी ही नहीं, जबकि मैंने तो आज सुबह ही बर्फ़ के डिब्बे को भरकर रखा था। शायद वो मेरे पति ने ही निकाल ली होगी। फिर मैं नीचे किचन में गई और वहाँ से बर्फ़ लाकर अपने पति को दे दी। मेरे पति ने बर्फ़ देखी तो जल्दी जल्दी मुझे कमरे से निकाल कर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। मैं सोचती रह गई कि अमर ये सब कुछ क्या कर रहे हैं।
इस सब के पीछे आखिर क्या राज छुपा हुआ है, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं तो इस बारे में अब पता लगाकर ही रहूंगी कि ये सब क्या है। मेरे पति जिससे कल फ़ोन पर बात कर रहे थे, उसने कहा था कि वो कल दोपहर के टाइम पर उससे मिलने के लिए जाएंगे। मैंने सोचा कि दोपहर के टाइम पर मैं फ़ोन करके पूछूंगी कि वो कहाँ पर हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने ससुर से इस बारे में पूछती हूँ। इसीलिए मैंने दोपहर के टाइम पर उन्हें कॉल लगाकर पूछा कि अमर ऑफिस में है या नहीं। तो ससुर ने बताया कि हाँ, वो अपने कैबिन में काम कर रहा है। फिर मैंने शाम के टाइम पर भी अपने ससुर को कॉल लगाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि वो आज कहीं नहीं गया, सारा दिन ऑफिस में ही रहकर उसने काम किया है। मुझे उनकी बात सुनकर थोड़ी तसल्ली हो गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे पति का किसी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा है। शायद वही लड़की हो जिससे मेरे पति फ़ोन पर मिलने की बात कर रहे थे, और शायद जहाँ तक मेरा अंदाज़ा सही है, वो शादी वाली रात भी उनसे मिलने आई थी। मेरे पति शाम के टाइम पर ऑफिस आ गए थे। कपड़े चेंज करने के बाद वो लैपटॉप लेकर बैठ गए और काफ़ी देर तक अपने काम में बिजी रहे। मुझे लगा कि वो ऑफिस का कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होंगे, लेकिन इसी तरह वो लगभग 3 घंटे तक काम करते रहे और उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। फिर 8 बजे के टाइम पर नौकरानी हम दोनों को खाना खाने के लिए बुलाने आ गई। मेरे पति ने कहा कि आओ नीचे चलकर खाना खाते हैं। अमर की बात पर मैं उनके साथ खाना खाने चली गई। वो बार बार मुझे अपने हाथ से खाना सर्व कर रहे थे। मेरा खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैं इसी तरह से बैठी हुई थी, लेकिन अमर ने जल्दी जल्दी खाना फिनिश किया और वो वापस अपने कमरे में चले गए। मेरी सास ने जब ये देखा कि मैं कुछ परेशान हूँ तो उन्होंने कहा, बहू, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अमर थक गया होगा, इसीलिए आराम करने के लिए जल्दी ही कमरे में चला गया है। मैं भी खाना खाने के बाद जैसे ही कमरे में गई तो देखकर हैरान रह गई। कमरे का दरवाज़ा तो अंदर से पहले से ही लॉक था। मुझे ये देखकर बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया, मगर अमर ने 15 मिनट के बाद दरवाज़ा खोला। मैंने गुस्से से अमर से कहा कि ये सब क्या है? मैं जब कमरे में होती हूँ तो तुम कमरे से बाहर होते हो, जब तुम कमरे से बाहर होते हो तो मैं कमरे के अंदर होती हूँ, और तुम मुझे इग्नोर भी बहुत करते हो। ये सब कुछ क्या चल रहा है? तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देते? अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो साफ साफ बता दो, मैं खुशी खुशी तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। मुझे वैसे भी इस शादी ने टेंशन के अलावा और कुछ भी नहीं दिया है। मेरे पति ने जल्दी से मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो खूब रोने लगे, कहने लगे, मुझ पर इतना बड़ा अत्याचार मत करो, प्लीज़ कसक, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं अपने पति को देखकर हैरान रह गई थी। मैंने अपने पति से कहा कि फिर तुम मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों करते हो? मुझे तो लगता है कि तुम मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हो, तुम बस मेरे साथ प्यार मोहब्बत का दिखावा कर रहे हो। अगर तुम ये सब करते रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर आ गई और गैलरी में खड़े होकर खूब रोने लगी थी। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि आखिर ऐसे कब तक चलता रहेगा। आज तो मैं हर हाल में अपने पति की सच्चाई के बारे में पता लगाकर ही रहूंगी। मैंने खुद को जल्दी से नॉर्मल किया और फौरन ही अपने पति के पास वापस कमरे में चली गई। अमर अभी तक सर पकड़कर बेड पर बैठे हुए थे और परेशान नजर आ रहे थे। मैंने उनसे कहा, अमर, आई एम सॉरी, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर अमर एकदम से खुश हो गए। वो मेरी तरफ हैरानी से देखकर कहने लगे, सच में तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो ना? मैंने इनकार करते हुए सिर हिला दिया। फिर मैं कहने लगी, अमर, आज हम कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। अमर फिर से परेशान हो गए तो मैंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, आज नहीं चलते हैं, फिर किसी और दिन चलेंगे। इस बात पर अमर फिर खुश हो गए। फिर रात के टाइम पर मेरे पति किसी काम के लिए कमरे से बाहर निकल गए। मैंने जल्दी से अपने पर्स से कैमरा निकाला और उसे अपने कमरे में ऐसी जगह पर लगा दिया जहां से अमर को दिखाई ना दे, और उसे अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लिया। ये कैमरा मेरे देवर के पास था और मैंने उससे बहाने से इसे मांग लिया था और उसे कहा था कि अपना काम करने के बाद मैं तुम्हें इसे वापस लाकर दे दूंगी। मेरा पति जब कमरे में आया तो इधर उधर टहल रहा था। मेरा काम तो हो चुका था,
मुझे लगा कि जैसे वो मुझे कुछ कहना चाहता हो, मगर डर की वजह से खामोश ही थे। मैं बोली, अमर क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो, तुम्हें क्या कुछ चाहिए? अमर खामोश ही रहे। मैंने कहा, अच्छा मैं तुम्हें बर्फ ला दूं? ये सुनकर अमर की आंखों में एकदम से खुशी के आंसू आ गए। वो कहने लगे, मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ जिसे तुम जैसी पत्नी मिली है। भगवान हम दोनों को कभी एक दूसरे से जुदा ना करे। मैं मुस्कुराने लगी और घर की तीनों फ्रिज से बर्फ निकाल कर मैंने अपने पति को लाकर दे दी, क्योंकि मेरे पति को बहुत सारी बर्फ की जरूरत होती थी। मेरा पति आज भी कहने लगा कि आज रात फिर से तुम्हें कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं कहने लगी, ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही कर लेती हूँ। मैं मुस्कुराकर बाहर निकल आई थी और साथ ही साथ आज अपना मोबाइल भी ले आई थी। मैं अब यही सोच रही थी कि अब मुझे अपना मोबाइल ऑन करना चाहिए और देखना चाहिए कि मेरा पति ये सब कुछ क्या कर रहा है। आखिर मेरे पति के दिमाग में ये सब कुछ क्या छुपा हुआ था। मैंने अपने मोबाइल को ऑन किया, जिसे मैंने अंदर वाले कैमरे से कनेक्ट किया हुआ था। मैं चेयर पर बैठी हुई कमरे के बाहर से कमरे के अंदर का सब कुछ देख रही थी। जैसे ही मैंने मोबाइल पर गौर किया तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि मेरे पति ने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे। मेरे पति के शरीर पर लाल लाल निशान हो रहे थे, जिन्हें देखकर मैं हैरान रह गई थी। मेरे पति बर्फ के टुकड़ों को उठाकर अपने शरीर के हिस्सों पर लगा रहे थे। हर तरफ मेरे पति बर्फ के टुकड़ों को अपने शरीर पर लगा रहे थे और एक टॉवल से पानी भी बार बार साफ कर रहे थे। मैं जल्दी से अपनी सास के कमरे में गई और मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। आपने अपने बीमार बेटे की शादी मेरे साथ करवा दी है। मेरी सास मेरी बात सुनकर परेशान होकर कहने लगी, तुम ये क्या कह रही हो? मैंने अपनी सास से कहा कि आप खुद अपनी आंखों से देख लो। मैंने अपनी सास के आगे मोबाइल कर दिया था। अब हम दोनों मोबाइल में अमर को ये सब कुछ करता हुआ देख रहे थे। मेरी सास ने कहा कि मेरे पास तुम्हारे कमरे की एक और चाबी है। सास ने वो चाबी उठाई और उन्होंने अमर के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। हम दोनों कमरे के अंदर दाखिल हो गए। अमर का ये रूप हमारे सामने आ गया था। वो हमें देखकर डर गए और कहने लगे, मम्मी कसक, आप दोनों अंदर कैसे आईं? मैंने अपने पति से कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। अब बताओ ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम ये क्या कर रहे हो बर्फ के साथ? मेरा पति रोने लगा और उसने बताया कि मेरे शरीर पर यह एलर्जी हो रही है। मेरे पति के पूरे ही शरीर पर अजीब तरह की एलर्जी हो रही थी और लाल लाल निशान पड़ गए थे। मेरे पति ने उस वक्त सिर्फ नीचे ही पहना हुआ था। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये एलर्जी बहुत ही खतरनाक है। मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है और ऐसा लगता है कि जैसे मेरा शरीर जल रहा है। इसकी जलन बुझाने के लिए मुझे बर्फ़ की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए तुम इस हालत में मुझे देखकर डर ना जाओ और कहीं मुझे छोड़ ना दो। इसीलिए मैं तुम्हें कमरे से बाहर निकाल दिया करता था। ये देखो मेरा शरीर, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मेरा पति अपना शरीर जो कि लाल पड़ा हुआ था मेरे आगे लेकर खड़ा हो गया। मेरे पति को बहुत खतरनाक वाली एलर्जी थी। मेरी सास भी उनको देखकर रोने लगी। अमर ने कहा, मेरी गर्दन से लेकर पैरों तक ये एलर्जी फैलती जा रही है, इसीलिए तो मैं ढीले कपड़े पहनना पसंद करता हूँ। लेकिन तुमने मुझे इस तरह के कपड़े पहनने से भी मना कर दिया था। मुझे कपड़ों से चुभन महसूस होती है। मेरी सास ने कहा, बेटा लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे साथ कब से है? अमर ने कहा, मम्मी आपको याद है पिछले 7 महीने पहले मैं ऑफिस की मीटिंग के लिए चीन गया हुआ था। वहाँ पर मैंने एक अजीब तरह का खाना होटल में खा लिया था, जिसे खाने के बाद मुझे एलर्जी हो गई। आप लोगों ने मेरा रिश्ता कसक के साथ उस समय फिक्स कर दिया था। कसक की जब आपने मुझे फ़ोटो दिखाई थी तो वो मुझे पसंद आई थी और मैं इसी से शादी करना चाहता था। अगर आप लोगों में से किसी को भी मेरी एलर्जी के बारे में पता चल जाता तो मेरी कसक के साथ शादी नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने कसक से सच्चाई को छुपा कर रखा। मैं कसक के करीब नहीं आता था कि कहीं उसकी नज़र मेरे शरीर पर पड़ गई तो वो मुझे उसी वक्त छोड़कर चली जाएगी। अपनी शादी वाले दिन भी मैं इस एलर्जी की वजह से बहुत परेशान था, इसलिए मुझसे वो शेरवानी भी पहनी ही नहीं जा रही थी, जिस वजह से मैं बार बार अपने कमरे में जा रहा था और दरवाज़ा बंद करके शेरवानी हटा देता था। अमर की ये बात सुनकर मुझे वो नज़ारा याद आ गया जो उस रात मैंने देखा था। अमर बोले, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता था कि आप सबको ये पता चले, लेकिन पता नहीं आप लोगों को आज ये सब कुछ किस तरह से पता चल गया। मैंने अमर से कहा कि मैंने तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए कमरे में कैमरा लगा दिया था।
जिसकी वजह से ही मुझे सब कुछ पता चल गया। मैंने कहा, अमर तुम डॉक्टर से इलाज क्यों नहीं करवाते? वो बोले कि डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क ही नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ बर्फ़ लगाने के बाद ही सुकून मिलता है, इसलिए मैं बार बार तुमसे बर्फ़ मांगता रहता हूँ। मैं खुद अगर बार बार बर्फ़ निकालता तो मेरे घर वालों को मुझ पर शक हो जाता, इसीलिए मैं तुम्हें बर्फ़ निकालने के लिए भेजता था। मैं दवाई तो लगाता हूँ, लेकिन जब मैं थोड़े से टाइट कपड़े पहन लेता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है। शादी की पहली रात भी मैंने इसीलिए तुमसे छुपा कर बर्फ़ मंगवाई थी, क्योंकि उस दिन भी मैंने बहुत टाइट कपड़े पहने थे, जिस वजह से मैं बहुत तंग आ गया था। मुझे इस तरह से बर्फ़ का इस्तेमाल करने से सुकून मिल जाता है, और अपना सुकून पाने के लिए मैं तुम्हें कमरे के बाहर निकाल देता हूँ। उस दिन भी मैं ऑफिस से डॉक्टर के पास ही गया था। मेरा ये राज कोई नहीं जानता सिवाय पापा के, क्योंकि ऑफिस के केबिन में भी जाकर मैं कपड़े उतार देता हूँ, इसीलिए पापा को इस बारे में सब कुछ पता है। मेरा एक फ्रेंड है, उससे मैं एक दिन कॉल पर बात कर रहा था। उसने कहा कि अगर तुमने अपना इलाज अच्छे डॉक्टर से नहीं करवाया तो फिर मैं ये सब कुछ भाभी को बता दूंगा। मैंने उसे बहुत समझाया कि वो मेरा ये राज किसी को ना बताए। मैं अपना इलाज अच्छे डॉक्टर से ही करवा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं भी इस एलर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। मैं डर रहा था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा था। अब मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जैसा तुम्हारा मन करे तुम वैसा ही करो। अमर की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उनसे माफ़ी मांगी। मेरी सास भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने कहा, अमर मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझ रही थी। तुम तो बहुत तकलीफ़ से गुजर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। हम लोगों ने काफ़ी दिनों तक अमर को नए नए डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन एक डॉक्टर ने अमर को लंदन जाने के लिए कंसल्ट किया था। अब मैं अमर के साथ लंदन आई हुई हूँ, और यहाँ पर आए हुए मुझे 6 महीने गुजर गए हैं। डॉक्टर ने यहाँ अमर को एडमिट कर लिया है। यहाँ उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, और उनकी एलर्जी पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। डॉक्टर ने अमर का फुल कंप्लीट कोर्स 8 महीने का बताया है। अब सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। 2 महीने के बाद हम अमर को घर ले जा सकते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान ने मेरे पति को जब इतना ठीक कर दिया है तो वो अब उन्हें पूरी तरह से भी ठीक कर देंगे। मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी अपने पति के साथ हंसी खुशी गुजरे, और अब मैं अपने पति पर पूरी तरह से भरोसा भी करती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें।